हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएससीएन एक्सप्लेन्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज जून 2026 एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी अभी हमारे पास सीएसआर नेट दिसंबर एग्ज़ाम जो हुआ था 2025 में, उसका हमारे पास में मतलब कि स्कोर कार्ड जो होता है बेसिकली वो रिलीज़ हुआ था, जिसमें कि आपका क्या परसेंटाइल बन रहा है और वो सब चीज़ें आपको पता लगी थी। तो अभी उसमें रैंक वाला जो एक लिस्ट आता है वो नहीं आया है, बट स्टिल यू हैव एन आइडिया कि आपका जेआरएफ हुआ है या नहीं। और जिन बच्चों को थोड़ा सा वो मतलब लैग कर रहे हैं कुछ मार्क्स और उस वजह से उनका जेआरएफ नहीं हो पाया कैटेगरी 1 में, दे माइट बी थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर द सीएसआर नेट जून 2026 एग्ज़ाम। तो और भी बच्चे हैं जो अपने मास्टर्स में, कुछ बच्चे ट्राई के लिए देते हैं पेपर फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, और कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रॉप लेके भी पेपर दे रहे होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं, जिनको मतलब इंडिया में या तो पीएचडी करना है जेआरएफ लेके या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है। तो हर जगह पे सीएसआर नेट एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम समझेंगे पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे इसके लिए पढ़ना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज़ दीपेश जोशी एंड आई एम एन इंटीग्रेटेड पीएचडी स्कॉलर एट आईआईएससी बैंगलोर। और मैंने सीएसआर नेट क्वालिफाई करा है और साथ में डीबीटी जेआरएफ भी क्वालिफाई करा है, तो इन द ईयर 2025। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अपने मास्टर्स के साथ एग्ज़ाम दे लिया था, और क्योंकि मेरा मास्टर्स में शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था और मतलब कि कोर्स वर्क भी था, लैब वर्क भी था, उसके साथ में सीएसआर था, तो मेरा प्रिपरेशन जो था उतना ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं कर पाया, बट स्टिल आई वाज एबल टू क्वालिफाई इट। लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी पेपर देते टाइम कि क्या क्या चीज़ों का अगर मैं और ध्यान रखता तो मेरा और अच्छा एग्ज़ाम जाता, तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, और बाकी कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इस एग्ज़ाम में एलिजिबिलिटी की, ठीक है? कि कौन-कौन लोग इसको देने के लिए एलिजिबल हैं, कई लोगों को इस पे डाउट रहता है। तो एलिजिबिलिटी की जब आप लोग बात करोगे तो सबसे पहले तो जो आपके 4 ईयर ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो लोग बीटेक कर रहे हैं या फिर 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, those people they can give this exam, okay? So either they have like completed this their graduation of 4 years, or they are in their final year, so they are eligible to give this exam and directly pursue a PhD after your 4 year program, okay? Another set of people who are eligible for this is the master students who are currently enrolled, मतलब कि जो अपना या तो उनका एमएससी कंप्लीट हो चुका है या फिर दे आर इन like in their first year or in their second year, so all those people they can attempt for the exam, okay? तो ये सीन रहता है। मेन चीज़ ये रहती है कि जो 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले लोग होते हैं, अगर इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना है आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआईआर, so they are not eligible. They first need to do any master's degree, and then if they have the CSIR, then only they can apply for the assistant professor. So that is something that you should know, okay? और उसके अलावा क्या रहता है कि मेनली अगर आप इस एग्ज़ाम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो है कि आप लेक्चरशिप में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है? अगर आप एडटेक में भी कहीं पे जाओगे तो अगर आपका सीएसआर क्वालिफाइड है तो दैट इज़ अ क्राइटेरिया देयर कि you should qualify CSR and GATE and all these things, okay? So that is something which is there. And another opportunity is that you can pursue PhD in India, ठीक है? PhD परस्यू कर सकते हो। PhD परस्यू जो लोग करते हैं मोस्टली, तो इसमें क्या रहता है वो बताऊंगा कैटेगरी वाइज चीज़ें, बट PhD परस्यू करके पाथ ये रहता है कि आपका PhD हो गया, देन मोस्टली पीपल या तो पोस्ट डॉक कर लेते हैं या फिर इंडस्ट्री चले जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है? और कई लोग मल्टीपल पोस्ट डॉक करते हैं अब्रॉड में, उसके बाद अच्छा पब्लिकेशन प्रोफाइल बिल्ड करते हैं और चीज़ें करते हैं, और फिर दे कम बैक टू इंडिया एंड अगेन सर्च फॉर द फैकल्टी पोजीशन एंड फाइनली दे एंड अप इन एकेडमिया, जो कि पोजीशन मिलना थोड़ा सा
आजकल पता ही है सबको क्या सीन है। तो मतलब ये एक पाथ रहता है जो लोग पीएचडी करते हैं। तो पीएचडी अगर आपको करना है इंडिया से, आपको स्कॉलरशिप के साथ करना है, तो कैटेगरी 1 में एग्ज़ाम निकालना होगा, ठीक है। और दूसरा, बाकी जिन लोगों को रिसर्च एसोसिएट बनना होता है, आरए पोजीशंस के लिए अप्लाई करना होता है इंडिया में कुछ लैब्स में, दे आल्सो नीड सीएसआर फॉर अ गुड स्टाइपेंड एंड फंडिंग। ओके, सो दैट इज़ द होल थिंग। ये सारे मतलब चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग बात करें तो हम आगे देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपका जो 200 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, तो एग्ज़ाम होता है आपका 200 मार्क्स का, ठीक है। अब 200 मार्क्स के इस एग्ज़ाम में आइदर यू कैन गो फॉर जेआरएफ, ओके। सो इफ़ यू क्वालिफाई अंडर कैटेगरी 1, okay, if you qualify under category 1 then you get a JRF, that is junior research fellowship, जिसमें कि आपको अपना 3 साल के लिए मतलब 37 के, और फिर उसके 2 साल बाद आप SRF में कन्वर्ट हो जाते हो, मतलब 3 साल बाद, और फिर आप 2 साल आपको 42 के पर मंथ मिलता है। तो दैट इज़ द पाथ इफ़ यू गेट अ JRF अंडर कैटेगरी 1। सेकेंड चीज़ जो रहती है वो LS होती है। LS इज़ फॉर अप्लाइंग टू असिस्टेंट प्रोफेसर पोजिशन, ओके, दैट इज़ द थिंग। एंड थर्ड एक रहती है कैटेगरी 3, सो दिस वाज कैटेगरी 2, ओके। एंड थर्ड एक रहती है कैटेगरी 3, जिसमें कि आप पीएचडी ओनली होते हो, जिसमें आपको जेआरएफ वगैरह कुछ नहीं मिलता, आपसे पीएचडी कर सकते हो, सो दैट इज कैटेगरी 3। तो अगर हम लोग बात करें जेआरएफ के लिए कितना मार्क्स चाहिए, तो बहुत बच्चों को ये डाउट होता है सर कितना स्कोर करना चाहिए इस पेपर में ताकि हमारा जेआरएफ निकल जाए। तो अगर आप 120 आउट ऑफ 200 ला रहे हो तो आपका आराम से जनरल कैटेगरी में जेआरएफ निकल जाएगा। 120 से जनरली कम ही जाता है कट ऑफ, बट मैक्सिमम 120 जाया है आज तक के पैटर्न्स में जो हम लोगों ने देखा है। तो 120 तक गया है मैक्सिमम स्कोर, तो इतना आप सेफ स्कोर कंसिडर कर सकते हो। अगर आप 120 प्लस में चल रहे हो तो आपका जेआरएफ हो गया। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एलएस के बारे में बात करोगे तो एलएस का जो रहता है वो इससे 10 नंबर कुछ कम मान सकते हो, 110, ओके, आउट ऑफ 200 मार्क्स। और अगर आप कैटेगरी 3 का बात कर रहे हो पीएचडी ओनली, तो अगर आप 85 के अराउंड लाते हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी करने के लिए। बट मैं बोलूँगा पीएचडी ओनली से पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर पीएचडी तुम्हें करना है तो जेआरएफ यू शुड टारगेट, 120 मार्क्स यू शुड टारगेट, ओके। एंड एलएस की बात करें, जिसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, इसको पीएचडी नहीं करना है, एमएससी के बाद डायरेक्ट अप्लाई करना है, वो एलएस का सोचे। बट सब लोग जेआरएफ का सोचो तो तुम बाकी कैटेगरी में तो आ ही रहे हो, तो जेआरएफ के बारे में तुम्हें सोचना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, मतलब कि पैटर्न क्या रहता है बेसिकली, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। 200 मार्क्स में से सबसे पहले जो चीज़ रहती है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। 3 सेक्शन होंगे पेपर में। 3 सेक्शन की बात करें तो जो ए सेक्शन होगा उसमें आपका एक क्वेश्चन सही करने में 2 नंबर मिलेगा और गलत करने में -0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो +2 -0.5 का मार्किंग स्कीम रहेगा। पूछा क्या जाएगा इस सेक्शन में? जनरल एप्टीट्यूड। क्या पूछा जाएगा? जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक्स होंगे आके बता दूंगा, ये पूछा जाएगा। उसके बाद इसे कितने सवाल रहेंगे? तो सवाल रहेंगे 20, ठीक है। अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं 15। तो 15 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, 20 सवाल टोटल रहते हैं। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 30 मार्क्स। तो 200 में से 30 नंबर का तो तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड में कवर हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी सेम मार्किंग स्कीम है, +2 -0.5, यानी एक क्वेश्चन सही करोगे 2 नंबर आएगा, गलत करोगे -0.5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें रहते हैं दैट इज, तो मेनली इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो तुम्हारे बायो से रहते हैं सारे। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कोई सीन नहीं है पहली बात तो पेपर में, ठीक है। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंसेस दे रहे हो तो कोई वैसा सीन नहीं है। दूसरा बात क्या है कि बायो के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे। लेकिन कितने क्वेश्चन होंगे? तो क्वेश्चन होंगे 50। 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं तुमको? 35 अटेम्प्ट करने हैं, 35 मैक्स, ठीक है। ये मैक्स लिमिट है, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करके कोई फायदा नहीं।
35 अटेम्प्ट करोगे, और 35 अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ कितने मार्क्स हो गए, 35 इंटू 2 दैट इज 70 मार्क्स। कितने हो गए, 70 मार्क्स। तो सेक्शन बी से तुम्हारा 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन ए से 30 नंबर आ रहे हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन सी का क्या सीन है। तो सेक्शन सी कहता है कि वो तुम्हें सबसे ज़्यादा नंबर देगा एक क्वेश्चन सही करने में, यानी +4 -1 का यहाँ पे सीन होता है। एक क्वेश्चन सही करोगे +4 मार्क्स, गलत करोगे -1 नेगेटिव मार्किंग। टोटल क्वेश्चन कितने देता है सेक्शन सी फिर, तो इसमें भी सारे बायो के क्वेश्चन है तुम्हारे, लेकिन सारे जो क्वेश्चंस टोटल अमाउंट नंबर में है दैट इज 75 क्वेश्चंस। एंड आउट ऑफ दो 75 क्वेश्चंस तुम कितना अटेम्प्ट करने वाले हो, तुम अटेम्प्ट करने वाले हो 25 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर तुम्हें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 25 4 जा 100 होता है, यानी कि 100 मार्क्स का तुम्हारा ये वाला सेक्शन हो गया। कौन सा, सेक्शन सी, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है, समझ जाओ। ए सेक्शन में 15 सवाल अटेम्प्ट करना है, बी में 35 करना है, सी में 25 करना है। ये टोटल सीन होने वाला है, ठीक है, इस पूरे पेपर का। अब इसके बाद में एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, एग्ज़ाम चलो इस पे वापस आएंगे, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है वो समझाएंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं तुम्हारे यूनिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर कि कौन से यूनिट से सवाल आ रहे हैं और कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो जो पहली यूनिट लिखी गई है ना, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी, ठीक है। तो ये जो यूनिट है तुम्हारी, ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये यूनिट में एक्चुअली इट इज़ योर बायोकेमिस्ट्री, ओके, बायोकेम प्लस मेटाबॉलिज्म वाला जो उसका पार्ट होता है वो सब इस यूनिट में कवर होता है, फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट है तुम्हारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें तुम्हारा सेल बायो आ गया। फंडामेंटल प्रोसेसेस कुछ नहीं है, मॉल बायो है बेसिकली, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, जीन रेगुलेशन, सब कुछ। फिर तुम्हारा सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, तो इसमें तुम्हारा क्या रहता है, इसमें तुम्हारा सेल सिग्नलिंग पढ़ोगे, साथ में इम्यूनोलॉजी भी इसी में पढ़ोगे, ठीक है, इम्यूनो भी इसी में आ जाता है। डेव बायो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, तुम्हारा जेनेटिक्स, ओके, और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, ठीक है। तो ये 13 यूनिट्स हैं टोटल। कितनी यूनिट्स हैं सीएसआर में, 13 यूनिट्स। अब बहुत लोगों को डाउट हो रहा था सिलेबस को लेके, वो कह रहे थे भैया सीएसआर डीबीटी मर्ज हो रहा है तो क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, अभी तक तुम्हारा जो जून 2026 का पेपर है वो पिछले वाले सिलेबस के हिसाब से ही होने वाला है, ठीक है। जो अभी तक सिलेबस फॉलो होता है 13 यूनिट्स का वही फॉलो होगा। इसके बाद जो दिसंबर का पेपर है वहाँ पे मर्ज हो रहा है सी एस आर डी बी टी, तो दिसंबर से तुम्हारा मर्ज एग्ज़ाम होगा, जिसमें हो सकता है तुम्हारे बायोटेक पोर्शन का वेटेज बढ़ जाए। लेकिन द थिंग इज कि मर्ज होने के बाद आई गेस जो रिवाइज सिलेबस सी एस आर के वेबसाइट पर भी दे रखा है वो फॉलो होगा, जिसमें तुम्हारा चेंजेस हैं, मतलब तुम्हारा थोड़ा सा बायोटेक वाला पोर्शन बढ़ा दिया गया है, तो वो वाली चीज़ें होंगी। तो वो सिलेबस भी अवेलेबल है सीएसआर के वेबसाइट पे, बट अभी उसको नहीं देखना है। जो लोग जून 2026 को टारगेट कर रहे हैं दे हैव टू ओनली फोकस ऑन दिस सिलेबस जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल 13 यूनिट्स आने वाले हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सारा यूनिट पढ़ना ज़रूरी है कि क्या करना है हमको। तो देखो अब क्या सीन है ना, कि तुम्हारे 13 यूनिट्स हैं, ठीक है। इन 13 यूनिट्स में से एक होता है कि तुम्हें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, कि तुमको सिर्फ जेआरएफ से मतलब है, तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है किसी रैंक से किसी चीज़ से। तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हें सिर्फ जेआरएफ से मतलब है, ठीक है, तो क्या करो, 9 से 10 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब वो 9 से 10 यूनिट्स कौन सी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो पहले अगर हम लोग बात चीज़ों को डिवाइड करें, ठीक है, तो एक हैं बहुत ही फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, मतलब जिनको पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे आगे के पीएचडी इंटरव्यूज़ में भी काम आएगा, और तुम्हारा क्या कहते हैं बेसिक्स जो बनेंगे ना वो हर यूनिट में अप्लाई होंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है बायोकेम, ठीक है, बायोकेम वाला जो पार्ट है और मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। तो अगर मैं यूनिट वाइज बता दूंगा तो आई गेस इट वुड बी बेटर फॉर यू, है राइट, क्योंकि यूनिट मैंने यहाँ लिख ली है, तो यूनिट वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो तुम्हारा जो यूनिट 1 है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा बायोकेम आता है। फिर दूसरा तुम्हारा कौन सा है, यूनिट 2, ठीक है, जिसमें तुम्हारा सेल बायो आ जाता है। फिर तीसरा तुम्हारा क्या है,
यूनिट 3 फंडामेंटल प्रोसेस, जिसमें तुम्हारा मॉल बायो आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा क्या है, यूनिट 8 जिसमें तुम्हारा जेनेटिक्स आ जाता है। और फिर एक आता है तुम्हारा यूनिट 12 और 13, ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, अप्लाइड बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तुम्हारी बायो में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका वेटेज भले ही अभी कम हो रहा है कुछ चीज़ों का इनमें से, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, ताकि तुम्हारा थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है। तो ये तो तुम्हें पढ़ना है। और वेटेज ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन कंपैरेटिवली जो अभी वेटेज बढ़ा है वो बताऊंगा किस चीज़ का बढ़ा है। सेकेंड यूनिट्स हैं तुम्हारे कुछ जो कि तुम्हारे क्या आते हैं, इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है। और उसको तुम कह सकते हो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट आते हैं इसके बाद, फंडामेंटल वाले के बाद, ठीक है। तो वो कौन से हैं, तो उसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। तो एक तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है, एक तुम्हारा है प्लांट फिजियो, एनिमल फिजियो को अभी नहीं रख रहा इसमें, ठीक है। फिर तुम्हारा एक आता है डेव बायो, ठीक है, एक आता है तुम्हारा डेव बायो। तो डेव बायो तुम्हारा यूनिट 5 है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो था पार्ट, ठीक है, वो तुम्हारा क्या था, यूनिट 6 था, है ना। हाँ, तो प्लांट फिजियो वॉज योर यूनिट 6, ओके। और फिर डेव बायो के बाद तुम्हारा इकोलॉजी वाला एक आ जाता है, इकोलॉजी एवोल्यूशन, है ना, इकोलॉजी एवोल्यूशन। और बाकी का बताता हूँ क्या सीन है। तो देखो, इकोलॉजी और एवोल्यूशन तुम्हारा 10 और 11 यूनिट, ठीक है। तो यूनिट 10, यूनिट 11, ठीक है। तो ये वो यूनिट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे यूनिट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे जो कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लीस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं, तुम्हारा एनिमल फिजियो, ठीक है, तुम्हारा क्या आता है, एनिमल फिजियो आता है जो कि यूनिट 7 है। इसके अलावा क्या है लीस्ट इंपॉर्टेंट में, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स। तो जो डाइवर्सिटी वाला यूनिट है इसमें तुम टेक्सोनॉमी पढ़ते हो और वो सब चीज़ें पढ़ते हो रटने वाली मोस्टली। तो वो तुम्हारा आ जाता है यूनिट 9, ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी है, डाइवर्सिटी है। देन ये जो इम्यूनोलॉजी वाला पार्ट है जो कि तुम्हारा कौन सी यूनिट का पार्ट हुआ, सेकेंड यूनिट का ही पार्ट हुआ, इसके भी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो इम्यूनो से एक आधा क्वेश्चन कई बार दिखता है, बाकी नहीं रहता है इतना। बट जब डीबीटी के साथ मर्ज होगा तो ये पक्का बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके लिए भी तैयार रहना, अगर कोई दिसंबर टारगेट कर रहा है तो उसको बता रहा हूँ। तो यूनिट 2 का पार्ट है बेसिकली। और दूसरा चीज़ जो तुम्हारा रहता है मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट में, वो है अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड बायो के भी क्वेश्चन कम है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस और इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो ये आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये तुम्हारे फंडामेंटल और यूँ कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। बट रीसेंट ट्रेंड में ये देखा गया है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, एवोल्यूशन, प्लांट बायो, इसका जो वेटेज है ना ये आसमान छू गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसको तो तुम किसी भी हाल में नहीं स्किप कर सकते, और ये तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। इसको नहीं पढ़ोगे तो हर जगह दिक्कत आएगी, आगे कुछ भी पढ़ोगे, कहीं भी कोई प्रोटीन का रोल पढ़ोगे, कोई पाथवे पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आने वाली है। तो इसको तो तुम नहीं छोड़ सकते इस पार्ट में, ठीक है। अब अप्लाइड बायो यहाँ दो जगह इसलिए लिखा गया है क्योंकि अप्लाइड बायो से कभी कभी क्वेश्चंस कम होते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। बट अप्लाइड बायो ठीक है, तो मतलब पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इसको यहाँ पे रखने का नहीं था। तो इट्स अप टू यू, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि पढ़ लो, इसी में इसी को मान के पढ़ लो, दैट्स फाइन। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 8, 12, 13 फंडामेंटल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा जो इम्पॉर्टेंट है उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो उसमें तुम्हें ये सब पढ़ना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 यूनिट ऐसे हैं जो तुम्हें किसी भी हाल में पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर इसमें जो ये 3 यूनिट आ जाते हैं 11 12 13 में, एनिमल फिजियो, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजी, इससे कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन है, इनको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़ के।
और बाकी अप्लाइड बायो शफल होता रहता है, बट स्टिल कंसिडर इट टू बी इन दिस कैटेगरी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स डिस्कस कर दिए मैंने, बता दिए क्या सीन रहता है। तो अब अगर आगे तुम इसका सिलेबस देखोगे ना, तो तुमको थोड़ा सा चीज़ों में समझ आएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और वो सब चीज़ें समझ आएंगी। तो फर्स्ट यूनिट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अगर तुम फर्स्ट यूनिट पे फोकस करोगे तो तुमको क्या पता लगेगा कि यहाँ पे फर्स्ट यूनिट हमारा क्या था, बायोकेम था, राइट। फर्स्ट यूनिट हमारा था बायोकेम। तो बायोकेम में क्या क्या पढ़ना था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है, ये सारे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, एक तो मेटाबॉलिज्म से रहता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा एंजाइम काइनेटिक्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम काइनेटिक्स और ये सारी चीज़ें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल थिंग। एंड थर्मोडाइनमिक्स वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो बायोकेम में मेनली ये वाली चीज़ें जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं। सेकेंड, सेल बायो में अगर तुम लोग बात करोगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस देखे गए हैं वो देखे गए हैं प्रोटीन टारगेटिंग से, ठीक है, प्रोटीन टारगेटिंग से सवाल आते हैं। इसके अलावा तुम्हारा सेल साइकिल के रेगुलेशन से सवाल आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा ऑर्गेनल फंक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो सवाल रहते हैं वो इसमें रहते हैं। फिर ग्रोथ यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स और वो सारी चीज़ें भी इसमें दे रखी हैं, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं। और मेम्ब्रेन का तुम्हारा कॉम्पोजिशन, फॉस्फोलिपिड्स, उन सब से रहते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इसमें इससे सवाल रहते हैं। फिर अगर तुम आओ अपने आगे के यूनिट्स में, ठीक है, तो फिर आता है जो तुम्हारा ओके, थर्ड यूनिट कौन सी है, फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रीन रेगुलेशन, ठीक है, सब कुछ, ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन, सारा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगा इसमें मैं तुम्हें कि ये करो ये मत करो, इसमें सब इंपॉर्टेंट है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा ये रहता है ना, जीपीसीआर हो गया, ठीक है, आरटीके हो गया, मैप के पाथवे हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जितना भी सिग्नलिंग वाला पार्ट है उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रह सकता है। सेकेंडरी मैसेंजर से बहुत सवाल रहते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर से। तो ये वाला चीज़ें हैं जो यहाँ पे रहती हैं मोस्टली, ठीक है। और इम्यूनोलॉजी मैंने बताया था उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। क्या क्या इसमें भी अगर तुम जानना चाहोगे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, ठीक है, तो मोस्टली जो सवाल रह सकता है वो तुम्हारा एंटीबॉडी से रह सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ एंटीबॉडी से, अलग अलग इम्यून सेल्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर तुम्हारा एंटीजन प्रोसेसिंग के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी और तुम्हारा बी सेल, टी सेल, मतलब उन चीज़ों के ऊपर में मोस्टली। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंटीबॉडी का जनरली पूछता है ज़्यादा क्वेश्चन, सेक्शन बी में पूछता है वो, मोस्टली सेक्शन बी में ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभार हो सकता है वैक्सीन के ऊपर में कोई सेक्शन सी में अच्छा क्वेश्चन आ जाए, जो कि बहुत रेयर है, बट कभी कभार हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इसमें रहती हैं चीज़ें, ठीक है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ जाएं तो फिर तुम्हारा आ गई यूनिट 5, ठीक है, जो कि है डेव बायो। अब डेव बायो एक ऐसा यूनिट है ना जो कि पेपर में भरा होता है। मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है, डेव बायो पूरा पेपर में भरा रहता है, ठीक है। तो डेव बायो में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें मोस्टली तुम्हारा जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, सी एलिगेंस हो गया और ये सब, इनके बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। दूसरा वो जो उसमें चीज़ें रहती हैं एक्सिस फॉर्मेशन वाली, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। फिर मॉर्फोजेंस के बारे में पता होना चाहिए, उनसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग मॉर्फोजेन से। और उसके बाद तुम्हारा स्टेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, स्टेम सेल से या इनसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेव बायो में, जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा। फिर प्लांट फिजियो में आ जाएंगे। तो प्लांट फिजियो में देखोगे तो तुम्हारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तुम्हारा C3 C4 कैम पाथवे, तुम्हारा फोटो रेस्पिरेशन वाला पाथवे,
उन सब पे अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। साइकिल के बेस पे क्वेश्चन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पे कभी कभार सेक्शन बी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ों में क्वेश्चन वहाँ रहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे अपन एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में मैंने जितना देखा, एक तो बहुत कम इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम से लाइक कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल के ऊपर, या फिर कैसे रिसेप्टर से पेप्टाइड हार्मोन्स बाइंड करते हैं, ठीक है। और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, किस कैसा उनका पाथवे होता है, वो सारी चीज़ें पूछते हैं मोस्टली। एंडोक्राइन सिस्टम या कोई हार्मोन का फंक्शन, पैरेथ हार्मोन और ये सब, इन सब का फंक्शन, तो ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। फिर एक तुम्हारा न्यूरो वाला जो पार्ट है वो वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो वाला पार्ट, ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। एनिमल फिजियोलॉजी में यही टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी पढ़ने जाओगे तो तुम एनिमल फिजियोलॉजी बहुत पढ़ सकते हो, मतलब बहुत, मतलब कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। इतना पढ़ सकते हो बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिसका फ़ायदा कम है उसे एंड में पढ़ना, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ना। फिर टाइम बचे और तुम बहुत बोर हो रहे हो तो तब पढ़ लेना, ठीक है। तो ये कहानी है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी पे, मतलब जेनेटिक्स तुम्हारा। तो जो तुम्हारा जेनेटिक्स रहता है उसमें तो क्वेश्चंस तुम्हारे सबसे ज़्यादा, तुम्हें पता है कौन से टॉपिक से रहते हैं, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम जो रहता है, ठीक है। हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार। फिर तुम्हारा एपिस्टैसिस से क्वेश्चन बहुत रहते हैं, ठीक है। एपिस्टैसिस से क्वेश्चन रहते हैं। फिर तुम्हारा जीन मैपिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जीन मैपिंग। पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर में कई बार आ जाते हैं सेक्शन सी में, कि कौन सा ऑटोजोमल रिसेसिव डोमिनेंट क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दिस इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस वाले वो जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी लेंदी क्वेश्चंस, बहुत बड़े क्रॉसेस बन के सॉल्व होने वाले, फिर फॉर्मूला लगाने वाले, तो डबल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर, उनका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। वो वाला पार्ट था सेक्शन सी में आया और तुम्हारा प्रैक्टिस हुआ तो फ्री के 4 नंबर निकाल के ले जाओगे, ठीक है। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी। देन आगे देखते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी में तुम्हारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। इसमें मेनली तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रोथ, आर वाले जो स्पीशीज़ रहते हैं, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, वो वाली चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, ठीक है। फिर एक टॉपिक रहता है तुम्हारा मार्क एंड कैप्चर वाला, ठीक है। उसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, मार्क एंड कैप्चर मेथड के ऊपर, ठीक है। और फिर तुम्हारा लोड का वाला जो मॉडल होता है, ठीक है, लोड का वोल्टेरा वाला मॉडल, उसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर स्पीशी एरिया कर्व से क्वेश्चन हो जाता है, ग्राफ जितने भी इकोलॉजी में हैं उनसे क्वेश्चन एनालिटिकल सेक्शन सी में बहुत बन सकते हैं, और सेक्शन बी में तो भरमार बन सकती है इकोलॉजी से। बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बायोम्स के बारे में, ज्योग्राफी थोड़ा चेक कर सकता है तो, है ना, मतलब बहुत सी चीज़ें पूछ सकता है। तो ये रहता है मोस्टली इकोलॉजी का। फिर अगर तुम आओगे एवोल्यूशन की तरफ, ठीक है, तो मोस्टली एवोल्यूशन में तो जो हार्डी विनबर मैंने बोला था वो तुम जेनेटिक्स में नहीं, एवोल्यूशन में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ तुम हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हो, ये मोस्टली इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहता है सेक्शन बी में या कहीं पे, ठीक है। फिर तुम्हारा, हाँ, वही मैं जो सिलेक्शन वाली बातें बता रहा था, आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, किन ग्रुप सिलेक्शन, ठीक है। और जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एवोल्यूशन के मॉडल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। कई बार इसमें फाइलोजेनी से बहुत सवाल आ रहा है, ठीक है। फाइलोजेनी आजकल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फाइलोजेनी में तुम्हारा जो मेथड्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पार्सिमनी, और एक होता है तुम्हारा यूपीजीएम है, उसके बेसिस पे डिस्टेंस कैलकुलेट करके ट्री बनाना, या ट्री गिवन है कोई फाइलोजेनेटिक, उसमें रिलेटेडनेस कितने क्लोज हैं दो स्पीशी, वो चीज़ें बताना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर अप्लाइड बायोलॉजी में अगर तुम आओगे, तो अप्लाइड बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस तुम्हारे रहते हैं, ठीक है, अप्लाइड बायोलॉजी में वो तुम्हारा एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सवाल रहता है, ठीक है। तो मोस्टली तुम्हारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से बहुत सवाल रहता है।
उसके अलावा तुम्हारा जो सवाल रहता है वो किससे रहता है इसमें, जीएमओ से, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे रहता है। स्टेम सेल थेरेपी से सवाल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर अगर तुम आओगे आगे तो फाइनली तुम्हारा यूनिट 13 आ गया, ठीक है, जो मेरा फेवरेट यूनिट है। मतलब ये मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना और समझाना लोगों को, और बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता है इसमें, इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये जो यूनिट है तुम्हारा हर एक यूनिट से कनेक्ट होगा। अगर तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें जेल एनालाइज करना, वेस्टर्न ब्लॉट एनालाइज करना, एग्रोस जेल एनालाइज करना। और अगर तुम मॉल बायो पढ़ रहे हो तो अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तुम उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो तुम बोलोगे हम एम्सा टेक्निक यूज़ करेंगे। अब अगर तुमने कभी एम्सा का नाम नहीं सुना है, मान लो तुमने यूनिट 13 नहीं पढ़ा है, तो तुम कैसे आंसर करोगे। तो ये यूनिट तुम्हें हमेशा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से, एकदम शिद्दत से इस यूनिट को पढ़ना है। तो इस वाली यूनिट में अगर मैं बताऊं तुमको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उस हिसाब से बता रहा हूँ। पीसीआर से बहुत सवाल आ रहा है, ठीक है, पीसीआर से मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो आ ही जा रहा है। पीसीआर के अलावा तुम्हारा ब्लॉटिंग हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गया, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें दे रखा है और मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाना बहुत पसंद है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसमें सवाल नहीं आया इतना, ठीक है, बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुश्किल से सवाल आया होगा, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कैसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, इसमें आर एफ एल पी, आर ए पी डी, ए एफ एल पी टेक्निक से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। इसमें तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी से बहुत सवाल आते हैं, आयन एक्सचेंज और एस, ठीक है। इसमें तुम्हारा हिस्टोकेमिकल वाले में अगर पूछोगे तो एलाइजा, रिया, इनके प्रिंसिपल के ऊपर में कुछ स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, बायोस्टैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे कुछ सवाल होते हैं अच्छे खासे, ठीक है। और फिर तुम्हारा क्लोनिंग में तुम्हारा एंजाइम्स के ऊपर में, उसके बाद तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के ऊपर में रह सकते हैं क्वेश्चंस पार्ट सी में, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हारा डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग आ जाता है सेक्शन सी में मोस्टली, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद अगर देखोगे रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स हैं कुछ, तो रेडियो लेबलिंग से पूछ लेते हैं, तुम्हारा पीसीआर से कनेक्ट करके पूछते हैं कई बार कि अगर फॉस्फेट रेडियो लेबल है तो फिर कौन से फ्रैगमेंट में क्या होगा। ईसीजी और ये वाले पार्ट से मैंने बहुत कम, मतलब उतना क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो इस पार्ट से भी कम रहता है क्वेश्चंस। माइक्रोस्कोपी से रहता है अच्छा खासा, ठीक है। मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी में तुम्हारा उतना नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हैं इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने में टाइम लगेगा, यूवी विजिबल तो खैर पढ़ ही लेना अच्छे से, बाकी जो ये एनएमआर वगैरह, इससे इस वाले पार्ट में इतने सवाल नहीं रहते हैं। मास स्पेक से कभी कभी गेट में पूछता है, बाकी एनएमआर से तुम्हारा जैम में पूछता था, मैंने बताया था तुम्हें, लेकिन यहाँ तो जो सीन है कि इतना ज़्यादा नहीं है। तो मतलब कि ये ओवरऑल मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट्स के, इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिए जिनको तुम्हें अगले कुछ महीनों में टारगेट करना चाहिए, ठीक है, ये वाले जो हैं लिखे हुए हैं। लीस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिए, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, कौन अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे करना है मोस्टली, ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज का तुम यूज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैं तुम लोगों को बोलता था कि जब तुम एमएससी एंट्रेंसेस के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारी एक बाइबल बुक है पाथ फाइंडर, लेकिन यहाँ पे अगर तुम पाथ फाइंडर यूज़ करोगे सीएसआर वाला एडिशन, तो उसको यूज़ करना रिवीजन के लिए, ठीक है। बट जब तुम मेन स्टडी कर रहे हो, जब तुम्हारे पास 4-5 महीना बचा हुआ है पेपर से पहले, तो तब तुम फॉलो करना रेफरेंस बुक्स, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम या तो कोई कोचिंग में एनरोल कर रहे हो या तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दोनों ही केसेस में तुम्हारे को कुछ डाउट्स आएंगे। तुम्हें जब भी कुछ पढ़ोगे तुम्हें कोई चीज़ हो सकता है कम समझ आए, कोई पाथवे कम समझ आए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक कम समझ आए, तो उस केस में तुम्हें रेफ़र करना है कुछ रेफरेंस बुक्स को, ठीक है। वो रेफरेंस बुक से तुम्हें वो टॉपिक पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि रेफरेंस बुक होती है इतनी मोटी, अब पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास जो समय है उसमें अगर मान लो तुमने कुछ सवाल करे और वो सवाल तुम्हारे मान लो गलत हो गए, तो उन गलत सवालों को, कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए इन बुक्स में से तुम्हें वो टॉपिक पढ़ना है, बस रेफर करना है, ठीक है। वो कोई तुम्हारा, मतलब कहते हैं ना कि एकदम घोल के हर एक एक पन्ना पी जाना, वैसा वाला कहानी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा यूनिट है, 13 यूनिट है,
13 यूनिट का 13 बुक होगा, वो 13 बुक को तुम पूरा थोड़ा ना पढ़ सकते हो इतने कम टाइम में, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि जहाँ तुम्हें डाउट है, जहाँ तुम्हें लगता है मुझे कम समझ आया है, वो टॉपिक इन बुक से पढ़ लोगे तो कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी और थिंकिंग डेवलप होगी अच्छी खासी, इंटरव्यू में बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जिनका तुमको मैं नाम वगैरह बता सकता हूँ जो बहुत फेमस है और जो मोस्टली रेफ़र करी जाती है। तो जब भी आप बायोकेम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बायोकेम में आपको फॉलो करनी है लेहिंजर। कई लोग जो मास्टर्स में एनरोल्ड है उन्होंने पढ़ी भी होगी, कई लोग बैचलर से पढ़ रहे होते हैं, तो दे आर फेमिलियर विद द बुक। मॉल बायो जो लोग पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा फेमस बुक वाटसन, ठीक है। उसके बाद अगर तुमको सेल बायो पढ़ना है, तो सेल बायो के लिए दो रहती हैं, एक तो कूपर है, कूपर मैंने पढ़ी थी। बाकी कई लोग जो होते हैं दे प्रेफर लॉडिश, ओके, एंड कई लोग कार्प भी प्रेफर करते हैं। तो कार्प एंड कूपर में ऐसा है कि जैसे माइक्रोस्कोपी का कुछ टॉपिक था या कुछ था, तो वो कार्प में अच्छा था और यहाँ था, बाकी उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। बट कूपर इज़ अ स्टैंडर्ड बुक, मतलब इसका समझना इसको बहुत ईजी है, ठीक है। तुम जब प्रोटीन ट्रांसलोकेशन समझोगे, ग्लाइकोसाइलेशन समझोगे, तो इसमें अच्छे से समझा रखा है। कई लोग एडिशन के बारे में बोलते हैं, तो भाई देखो ज़्यादा एडिशन का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, 8th एडिशन या कुछ फॉलो कर लेना, ठीक है, इसमें बता रहा हूँ मोस्टली। और फिर अगर हाँ, अगर तुमको वो पढ़ना है, क्या कहते हैं, एक बुक है क्लोनिंग के लिए, अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर क्लोनिंग अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो एक बुक आता है टी ए ब्राउन, ठीक है। टी ए ब्राउन इज़ लाइक, इतनी पतली बुक है और इतनी अच्छी बुक है, मतलब क्लोनिंग की इतना अच्छे से क्लोनिंग समझा रखा है, तुम्हारे को क्लोनिंग से प्यार हो जाएगा, इतनी प्यारी बुक है। तो टी ए ब्राउन तुम एक रेफर कर सकते हो, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग स्पेसिफिकली अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझना है, मान लो लैम्डा फाज समझना है, कुछ समझना है, इस बुक को रेफर कर सकते हो, अच्छे से समझ आओगे, ठीक है, पतली बुक है एकदम। तो ये क्लोनिंग का तो चलो मैंने वैसा बता दिया। अब अगर यूनिट वाइज देखोगे जेनेटिक्स में, ठीक है, तो जेनेटिक्स में तुम्हारे पास एक ये वाली बुक रहती है, ठीक है, और एक बेंजामिन रहती है, ओके। तो दोनों में से कोई भी तुम फॉलो कर सकते हो, स्मर्स कर सकते हो या बेंजामिन कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा कौन सा यूनिट था, डेब बायो। अगर तुम्हें डेब बायो करना है तो एक ही बुक का नाम मुझे पता है, मुझे डेब बायो ज़्यादा पसंद भी नहीं है, गिलबर्ट, ठीक है, गिलबर्ट मोस्टली पीपल फॉलो करते हैं डेब बायो के लिए, दैट थिंग यू कैन रेफर, ठीक है। पर्सनली मैंने डेब बायो बहुत कम पढ़ा है क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पहली बात तो, दूसरा बात कि उसमें इतना कुछ याद करने का है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि मत पढ़ो तो बहुत गलत होगा। वेटेज बहुत ज़्यादा है डेब बायो का, तो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा इसे। अब तुम गिलबर्ट से पढ़ो, लेक्चर से पढ़ो, वो तुम्हारे ऊपर है, बस तुम्हें समझ आना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तुम बना पा रहे हो नहीं, ठीक है। डेब बायो हो गया। इम्यूनोलॉजी जिसको पढ़ना है, जिसको बहुत इंटरेस्ट है, जबकि मैंने बताया वो थोड़ा सा लो वेटेज है, बट स्टिल क्यूबी इज़ द बुक, ओनली बुक क्यूबी। क्यूबी में इम्यूनो बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। फिर तुम्हारा ये रहता है इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी में एक पी डी शर्मा वाला बुक होता है, ठीक है, उसको तुम लोग रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर प्लांट फिजियो, प्लांट फिजियो में एक बुक रहता है तुम्हारा क्या कहते हैं, टाइज एंड जियर का, ठीक है, इसको रेफ़र कर सकते हो। फिर एनिमल फिजियो में मोस्टली पीपल प्रेफर गाइटन, ठीक है। मेरे बैचलर्स के टाइम से लोग गाइटन बहुत पढ़ते थे, मैंने देखा था, और गाइटन मैंने भी देखा तो मुझे सही लगी बुक, मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे अगर एनिमल फिजियो में थोड़ा हार्ड हुआ तो गाइटन की लाइन से वो कुछ चीज़ें उठा लेते हैं, वो चीज़ मैंने देखा था, ठीक है। और दूसरी भी बुक्स होती हैं, रेफ़र कर सकते हो अगर तुम एनिमल फिजियो ज़्यादा देखना है तो। और फिर लेकिन फॉलो वही करना बेटे जो मैंने बताया, उससे तुम्हारा टाइम बहुत सेव होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं टेक्निक्स के ऊपर। तो अगर तुम टेक्निक्स पे फोकस कर रहे हो, मेथड्स इन बायोलॉजी, ओनली बुक दैट यू शुड फोकस ऑन इज विल्सन एंड वॉकर, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, ठीक है। विल्सन एंड वॉकर में सारा टेक्निक्स अच्छे से समझा रखा है, उससे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर तुम्हें बायो टेक्निक्स स्पेसिफिकली देखना है तो एक कोई एक बुक आता था इंडियन ऑथर का ही, ठीक है, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी थोड़ा, तो
सत्यरामन करके समथिंग, वो एक बुक है, तो उसको अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। बाकी टेक्निक्स इससे हो जाएगा, और क्लोनिंग के लिए टी ए ब्राउन इज द बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। फिर अगर एवोल्यूशन में तुमको देखना है कोई बुक, ठीक है, तो एवोल्यूशन के लिए व्हाट यू कैन फॉलो इज योर एम रिडली। ओके, तो ये फॉलो कर सकते हो। तो ये सारे बुक हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मतलब रेकमेंडेड है पढ़ने के लिए मेरी पर्सनल साइट से, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें तुम्हें जहाँ से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है देख लो, बट ये वाला पार्ट तुम इन बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो, और तुम्हें तुम्हारा फाउंडेशन बायोलॉजी में, लाइफ साइंसेस में ये बुक स्ट्रॉन्ग कर देंगी। ठीक है, ये बात की गारंटी है। तो ये बुक्स हो गए। ठीक है, अब आती है बात कि पढ़ें कैसे। ठीक है, तो मैं बोल रहा था रेफरेंस बुक्स तुम्हें यूज़ करने हैं, चाहे तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो। तुमको वेटेज को बहुत अच्छे से देखना है, कौन से यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, उन यूनिट्स को पहले करना है, जो कि मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें बता दिया, क्या पहले करो क्या बाद में करो। ठीक है, अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद तुम अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे यू विल गेट समथिंग, ये सारे बुक्स का एक ड्राइव लिंक है, उसमें सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, मेरे बायो में रहता है। उसमें सारे बुक्स का तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, पाथफाइंडर का पीडीएफ है, सब चीज़ों का पीडीएफ है। उसके अलावा उसमें एक मैंने चार्ट भेजा था सबसे पहले मेरे ग्रुप के मैसेज में, देखना इमेजेस वाले टैब में, उसमें हर एक यूनिट का वेटेज था प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे। तो वो एक तुम रेफ़र कर सकते हो। अगर तुम्हें यूनिट्स में प्रायोरिटाइज करना है तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, वो यहाँ नहीं डाला मैंने, लेकिन बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो वेटेज का तुम्हें ध्यान रखना है, उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर लेट से तुम कोई कोचिंग से पढ़ रहे हो या फिर लेक्चर्स देख के पढ़ रहे हो कहीं से भी, तो मान लो तुमने यूनिट 1 ख़त्म कर ली, बायोकेम तुम्हारी ख़त्म हो गई। यूनिट 1 ख़त्म करने के बाद यूनिट 1 का रिवीजन अगर अच्छे से हो चुका है, तो रिवीजन करने के बाद तुम्हें सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज, वो भी तुम्हें करने हैं लास्ट 15 ईयर्स के। ठीक है, 15 या 14 ईयर्स के, लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज सीएसआईआर के अच्छे से सॉल्व करने हैं। यूनिट वाइज चाहो तो एक पीवाईक्यू बुक ले लो, यूनिट वाइज पीवाईक्यू बुक मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारी, कोई भी जो तुम्हें पसंद हो ले सकते हो। ठीक है, तो यूनिट वाइज पीवाईक्यू बुक लेके फ़ायदा ये है ना कि मान लो एक यूनिट ख़त्म किया, 15 साल की उस यूनिट से जितने सवाल आज तक आए हैं सारे लगा दिए। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा, सच बता रहा हूँ। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, इसके अलावा मैं बोलूँगा कुछ न्यू क्वेश्चंस अगर करने हैं, मान लो जैसे बायोकेम में थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है या वो सब, तो वो तुम यूट्यूब से कर सकते हो और कहीं से कर सकते हो, कोई और बुक लेना है वो ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। बट यूट्यूब में बहुत सारे लोगों के सेशंस हैं, वहाँ से तुम वो चीज़ें कर सकते हो। तो यूनिट 1 के बारे में बात हो गई, मतलब यूनिट 1 नहीं, इन जनरल बात हो गई, कोई भी यूनिट खत्म होगा तो कैसे करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, यू आर डन विद दैट यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। फिर ऐसे करके सारे यूनिट्स खत्म करोगे। फिर जो लास्ट के 2 महीने होंगे ना, लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है, मतलब अप्रैल मान लो एंड तक सिलेबस ख़त्म करोगे, तो मई या फिर जो उसमें अप्रैल एंड नहीं, अप्रैल तक अगर स्टार्टिंग तक ख़त्म कर लोगे, तो बाकी फिर जो तुम्हारा लास्ट के 2 मंथ्स या 1 मंथ्स में भी तुम अपना टेस्ट पे फोकस करोगे, टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको टेस्ट देना है अच्छे से। तुम्हें क्या करना है ना, तुम जैसे लास्ट 15 साल के सवाल कर रहे हो, तो ट्राई करना कि कोई भी ईयर, जैसे मान लो 2025, ठीक है, उसका या 2024 का, इसके पेपर मत सॉल्व करना, इसके क्वेश्चंस मत करना, लीव देम फॉर फुल लेंथ मॉक, फॉर फुल लेंथ मॉक। तो इसको तुम एक छोड़ देना, ताकि तुम जब पूरा सिलेबस कर लो तो डायरेक्टली ये पेपर सॉल्व करके देखो तुम कितने पानी में हो। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी पीवाईक्यूज कर लेना। और टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें तुम्हें मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, तो जब टेस्ट दोगे, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया एग्ज़ाम पैटर्न। देखो, अभी तो तुम्हारा क्या सीन है ना, कि सबसे पहले तो मेरा जो टेक्निक रहता है इसमें, इस बार पेपर्स, इसमें पेपर सॉल्व करने का, वो रहता है, मैं पहले शुरू करता हूँ सेक्शन सी से, फिर मैं जाता हूँ सेक्शन बी में, फिर मैं जाता हूँ सेक्शन ए में। कहानी अभी भी वही करता हूँ, फेजेस में सॉल्व करता हूँ, फेज़ 1 2 एंड 3।
तो फेज 1 में क्या करता हूँ, सेक्शन सी उठाया। सेक्शन सी में 75 क्वेश्चंस हैं। 75 क्वेश्चंस में से क्या करूँगा, सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा। ठीक है, तो सेक्शन सी के क्वेश्चंस क्योंकि लेंदी होते हैं, पढ़ने में भी टाइम जाता है, सब कुछ जाता है। अच्छा ये तो बताया नहीं, पेपर होता है 3 घंटे का। ठीक है, 180 मिनट्स, तो 180 मिनट है, 3 घंटा है। शुरू हुआ पेपर, सबसे पहले सेक्शन सी खोला, क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस पता है इसमें क्या फ़ायदा होता है, फेज़ 1 में कुछ क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के। भाई इतने इजी क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ नहीं करना है, दो ऑप्शन में मिला लिए, तीसरा ऑप्शन मिले हुए होते हैं। ठीक है, बस दो आइडेंटिफाई कर लो, आंसर आ गया, वैसे वाले क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जिसमें मान लो हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम में एक फॉर्मूला यूज करना है, वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन अगर दिखते हैं सेक्शन सी में। 75 में से जो यहाँ गेम होता है सी एस आर में सिलेक्शन का, यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट 25 क्वेश्चंस, ओके, दैट यू कैन सॉल्व इन द एक्चुअल एग्जाम। अगर तुम वो काम स्मार्टली कर लिए ना, तुम्हारा सी एस आर जे आर एफ निकला ही निकला है। क्योंकि अगर मान लो तुम 25 में से मान लो 22 सवाल सही कर दिए, 88 मार्क्स तुम यहीं उठा लेंगे। ठीक है, 88 मार्क्स यहाँ उठा लिए, बाकी के मार्क्स तुम बी और ए से मिला के आराम से तुम 100, 108, 120 पार निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधे से ज़्यादा पेपर तो यहीं सॉल्व हो जाता है। जो बच्चा सेक्शन सी को एकदम फोड़ देगा ना, उसका बहुत हाई चांसेस है जेआरएफ निकालने का। ठीक है, तो पहले फेज 1 में क्या करना है, फेज 1 में मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, बहुत इजी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं, जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट से आए हुए क्वेश्चन है, उनको कर लो, बाकी मार्क फॉर रिव्यू रखो। ठीक है, फिर सेक्शन बी में जाओ, सेम कहानी करो। सेक्शन बी के क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, दीज आर डायरेक्ट एमसीक्यूज, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें ऐसा है कि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, पूरा फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन भरा होता है पेपर में। ठीक है, कोई भी तुमसे एंजाइम का नाम पूछ लेगा, कोई भी तुमसे ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लेगा, मतलब बहुत फैक्ट होते हैं। तो इस वाली कहानी में बी में तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी कि डायरेक्ट क्वेश्चन जितने दिख रहे हैं मारो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, फटाफट। इसमें तुम्हें 35 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 50। तो फर्स्ट फेज में ये कर लिया, फिर ए में जाओ। ए में देखोगे अब तुम एक पजल है, मान लो ऐसे एक ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, तुम्हें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। वैसा सवाल आ गया तो उसको कर लो वहीं पे काउंट। फिर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के ऊपर में एक सवाल आ गया, प्रॉफिट लॉस का एक सवाल आ गया, कोई एक एज वाला क्वेश्चन आ गया जो कि थोड़ा सा इजी लग रहा है तुम्हें देखने में। ठीक है, कोई एक डिस्टेंस टाइम का आ गया, मतलब जो भी तुम कर पा रहे हो ना उस टाइम पे फटाफट वैसा क्वेश्चन उठा लो और ए में कर लो। यहाँ तुम्हारा फेज 1 ऑफ द पेपर अटेम्प्ट हो गया। फेज 2 में जो रिव्यू के लिए क्वेश्चन मार्क किया था, बैक टू सेक्शन सी, ये साइकिल चल रहा है, लूप चल रहा है। अब फिर से सेक्शन सी में आए, पर फेज 2 में आए हो। फेज 2 में क्या करोगे, जो रिव्यू के लिए मार्क किया था, जो लेंदी क्वेश्चन था जिसमें बहुत बड़ा जेल इमेज दे रखा था, हो सकता है उसका आंसर एकदम पिद्दी सा हो, लेकिन उसको पढ़ने में ही तुम्हें 2 मिनट लगेगा, तो इसलिए उसको उस वक्त नहीं करना है, पहले फेज में उसको बचा के रखो। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसको पढ़ो, देखो क्या क्या आ रहा है, क्या कर पा रहे हो, जितना कर पाओगे। उसके बाद बी में जाओ, फिर ए में वापस जाओ, फिर थर्ड फेज में जो तुम्हारे बचे हुए क्वेश्चन है उन पर ध्यान दो। यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो इससे क्या होगा, कभी ज़िंदगी में गिल्ट नहीं रहेगा कि 75 सवाल थे, आखिर के 5 सवाल मुझे बहुत अच्छे से आते थे, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस तक पहुंच ही नहीं पाया। मैंने पहले के सवालों में इतना टाइम वेस्ट कर दिया अपने पेपर में। मैंने मान लो पहले ए सेक्शन से शुरू करा, पूरा ए सेक्शन सॉल्व करा, फिर मैं बी सेक्शन में गया, मैंने पूरा बी सेक्शन सॉल्व करा। सी सेक्शन तक आते आते मेरे पास कुछ बचा है 40 मिनट, 45 मिनट, और 40-45 मिनट में मुझे 75 क्वेश्चन करने हैं, देखने हैं। कैसे करोगे भाई, नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले सी से शुरू करो, फिर बी में जाओ, फिर ए में जाओ, दोबारा सी में आओ, करके साइकिल रिपीट करो, फेजेस में सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन पहले, मुश्किल क्वेश्चन बाद में, आराम से होगा। ये वाला जो स्ट्रैटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने का, इसको हर टेस्ट में फॉलो कर सकते हो, उससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। और हो सकता है तुम अपना खुद का स्ट्रैटेजी बना लो, ज़रूरी नहीं कि मेरा फॉलो करो, ये मुझे सूट करता है, हो सकता है तुम्हें कुछ और सूट करता हो, तो तुम अपना बी ए सी कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाओ जिसमें तुम्हारा दिमाग चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ और देखो तुम्हारे लिए क्या बेस्ट सूटेड है। बट मेरा स्ट्रैटेजी ये था, मैंने बता दिया। ठीक है, तो ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर एक चीज़ बस लास्ट रह गई, जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ठीक है, वो बता देता हूँ। तो अब देखो, जो ये जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है ना, सेक्शन ए आ रहा है, दिस इज़ वेरी इजी।
इसके लिए कुछ नहीं करना है, या तो यूट्यूब में लिख लेना एक बार गेट जनरल एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट समथिंग, ठीक है। तो तुमको कुछ दिख जाएंगे वीडियोस जिसमें तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स कराए गए हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, उनको तुम्हें बस पढ़ लेना है वहाँ से। और ये वाला जो काम है ना, ये तुम लास्ट मंथ भी करोगे ना तब भी सफिशिएंट है। अभी जनरल एप्टीट्यूड से मत शुरू करना अपना प्रिपरेशन, वो एंड में करो हमेशा। अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन होता है, ठीक है। बच्चे बच्चे कर लेते हैं, बच्चों का एप्टीट्यूड होता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल है। तुम ये नहीं बता सकते ये पढ़ा तो मेरा ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आया, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे तुम बस चीज़ें पढ़ के जा सकते हो कि कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होता है। तो उसमें डिस्टेंस, स्पीड, इसके सवाल, तुम्हारे सीक्वेंसेस ए पी जी पी, इसके सवाल। इसके अलावा तुम्हारा क्या कहते हैं, इमेजेस होते हैं, कुछ पजल्स होते हैं, कुछ रिडल्स होते हैं, ठीक है, वो पूछ लेता है। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ए रेफर्स टू सम ऑफ दिस वर्ड और बी रेफर्स टू दिस देन वर्ड द सी रेफर्स टू, ऐसे करके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल, अरेंजमेंट के सवाल, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के सवाल, इसके अलावा तुम्हारा स्टैट्स होता है कई बार। इसके अलावा तुम्हारा क्या आता है, एरिया वॉल्यूम, मतलब तुम्हारा मेंसुरेशन जो रहता है टॉपिक, ठीक है, वो वाले। उसके बाद तुम्हारा क्या रहता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और तुम्हारा रेशियो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो गया। फिर तुम्हारा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो मोस्टली इसके अराउंड पूरा पेपर रिवॉल्व करता है, एज वाले सवाल, कैलेंडर वाले सवाल, ठीक है, ये सब। तो ये टॉपिक्स अगर पढ़ लोगे तो तुम जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आता है इसमें, ठीक है। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको लास्ट के 1 महीना पहले कोई प्लेलिस्ट उठा के 1 1 घंटे के वीडियो होंगे, 12 वीडियो कुछ होंगे, देख के निपटा लेना, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो तुम कर लोगे। मेन खेल होता है यहाँ पे, ये अच्छे से करना है सब चीज़ें जब पढ़ोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर में पढ़ना। एग्जैक्ट यूनिट वाइज चार्ट चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे मिल जाएगा। ये वीडियो का स्लाइड्स मिल जाएगा, ठीक है। और मेनली यही बातें थी करने के लिए, ठीक है। तो पेपर आराम से निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बता दिया कितना मार्क्स टारगेट करना है जेआरएफ के लिए और क्या कहानी करनी है। ज़्यादातर बच्चे ना इस पेपर में क्या करते हैं ना, दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। और वो बहुत तगड़ा गैस करते हैं, मतलब इतना खतरनाक गैस करते हैं कुछ बच्चे की, बहुत खतरनाक। मतलब मैं कुछ बच्चों से बात करता हूँ, कहते हैं कि हमने ऐसे तुक्के में सेक्शन सी कर लिया, ठीक है। अब तुक्के में जो लोग कर रहे हैं ना, ये इनको और दिक्कत होता है। क्या करते हैं, मान लो ये 25 सवाल अटेम्प्ट करे, 25 में से 15 गलत करके आ गए। अब 15 जब ये गलत कर दिए ना, इनका स्कोर बहुत कम हो गया। इनको लगा इन्होंने 25 करे हैं, लेकिन वो 25 में दे वर नॉट वेरी श्योर फॉर द ऑप्शन दे मार्क्ड एज करेक्ट, और उस वजह से उनका बहुत स्कोर का नुकसान होता है। तो फाइनली फिर उनका जेआरएफ के नीचे आ जाता है स्कोर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि भाई जनरल को मैक्सिमम 120 है लिमिट, 120 के ऊपर अगर सॉल्व कर लिया है पेपर और श्योर हो 75% एक्यूरेसी के साथ कर लिया है, तो ज़्यादा रिस्क मत लेना। उसके बाद थोड़ा सा सिलेक्शन तो हो रहा है तुम्हारा, फिर देख लेना, अगर तुम्हें लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा और श्योर हो रहे हो तो तब मार्क करना, अपना रैंक को फिर प्रायोरिटाइज करना। बट पहले जो प्रायोरिटाइज करोगे सिलेक्शन जेआरएफ का, क्योंकि तुम्हारा AIR 1 to 10 चलो छोड़ो, उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला जो फेलोशिप है वो मिलता है एक्स्ट्रा कुछ। बट 10 के बाद जो रैंक आ रहा है जिस बच्चे का, और जिस बच्चे का 100 के बाद रैंक आ रहा है, दोनों एक ही कॉलेज में जेआरएफ लेके सेम फेलोशिप उठा रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उस वाली चीज़ें मत फंसना, जो अच्छे बच्चों को बता रहा हूँ एकदम, कि तुम अपना पहले इसको इंश्योर कर लो, उसके बाद तुम आगे रिस्क लेना, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, गेस करने से बचना, 75% से अगर श्योर हो किसी ऑप्शन के लिए तभी उसे मार्क करो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट रोड मैप फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज जून 2026। और इसी के साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल ISCN एक्सप्लेन्स में। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। थैंक यू।